नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। योगी आदित्यनाथ और खुद प्रधानमंत्री मोदी करप्शन पर, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की तरफ से आई ये खबर सरकार को कटघरे में खड़ा करती है, क्योंकि योगी सरकार के प्रमुख सचिव पर ही आरोप लगा है कितने 25 लाख रुपए घूस में लेने का। और यह भी है कि जिस एसपी गोयल पर आरोप लगे हैं उनकी छवि अब तक बेदाग रही है। आपसे कोई घूस मांगने का दुस्साहसिक प्रयास करता है, हम लोगों ने एंटी करप्शन पोर्टल का निर्माण किया है। आप उसका वीडियो बनाइए, हमारे यहाँ जन सुनवाई पोर्टल पर उसको अपलोड कर दीजिए और उसके बाद की कार्रवाई की जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हम लोग ऐसी कार्रवाई करेंगे कि बहुत सारे लोग नौकरी करना भी भूल जाएंगे। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार के अधिकारी पर लाखों की रिश्वत मांगने के आरोप लगे हैं। यूपी के प्रमुख सचिव शशि प्रकाश गोयल पर पेट्रोल पंप के लिए रास्ता बनवाने की एवज में 25 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। मैंने कहा आप क्या चाहते हैं, आप मुझे बताइए, जो भी होगा मैं व्यवस्था करूंगा। मैंने ये बोला उनसे, चाहता था कि आप क्या करना, तो उन्होंने घुमा फिरा के फाइनली 25 लाख रुपए की मांग करी। उन्होंने कहा कि मैं 25 लाख लूंगा, नहीं तो ये फाइल निरस्त कर दूंगा। ये हैं लखनऊ के इंदिरापुरम के अभिषेक गुप्ता, जो हरदोई के संडीला के रैसों में एसआर का पेट्रोल पंप लगवा रहे हैं। पंप तक रास्ते की जमीन का मसला फंस गया, जिसकी फाइल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रमुख सचिव शशि प्रकाश के पास पहुंची हुई थी। आरोप है कि प्रमुख सचिव ने अभिषेक से 25 लाख रुपयों की डिमांड कर डाली। बहुत डर गया था। हमने कहा साहब मैं ना 25 दे पाऊंगा, ना मैं 5 दे पाऊंगा, ना मैं 50 दे पाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं 1 करोड़ का लोन लिया हुआ हूं और मैं 25 लाख रुपए वहां खर्च कर चुका हूं। मैं कहां से दूंगा, नौजवान हूं, ऐसा मेरे साथ होगा, मैं क्या करूंगा। मैं बहुत अंदर टूट गया था भाई साहब। अभिषेक गुप्ता की माने तो उन्होंने मुख्यमंत्री को इस बारे में कई चिट्ठियां लिखी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर उन्होंने पिछले 18 अप्रैल को राज्यपाल राम नाईक को चिट्ठी लिखी, जिसके जवाब में राज्यपाल ने पिछले 30 अप्रैल को योगी आदित्यनाथ को बाकायदा पत्र लिखकर इस मामले में 25 लाख रुपए की रिश्वत मांगे जाने का जिक्र किया और इस पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। अभिषेक गुप्ता को तो लगा कि राज्यपाल की चिट्ठी से उनका काम बन गया, लेकिन यहाँ तो खेल ही बदल गया। उन्हें शायद पता नहीं था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना भी उनके लिए अपराध बन जाएगा। जिस वक्त आज तक से वो अपनी बात कर रहे थे, उसी वक्त सादी वर्दी में यूपी पुलिस आई और अभिषेक को जबरन उनके घर से उठा लिया। ये पूरा मामला आज तक के कैमरे में कैद हो गया। हमारे इंटरव्यू के तुरंत बाद लखनऊ पुलिस ने अभिषेक गुप्ता को हिरासत में ले लिया है और यहां से वो उसे लेकर जाने वाले हैं। आप देखिए, जैसे इंटरव्यू खत्म हुआ है, पुलिस के कुछ लोग आए हैं और बाकायदा उन्हें लेकर के जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभिषेक गुप्ता ने तो मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के 25 लाख की घूस मांगने के खिलाफ आवाज उठाई थी। इसी बीच बीजेपी नेता भारत दीक्षित ने अभिषेक के खिलाफ ही रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस ने कमाल की तेजी दिखाई, अभिषेक को दबोच लिया। इस संबंध में पुलिस ने हजरतगंज थाना में देर रात्रि में आईपीसी की धारा 419, 420, 500 आईपीसी की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है। अभिषेक गुप्ता को आज पुलिस द्वारा 11 बजे के बाद उनको इसी संबंध में 161 सीआरपीसी के अंतर्गत पूछताछ के लिए, बयान के लिए पुलिस ने यहाँ पर बुलाया। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाला ही गुनहगार हो गया, तो उसके घर वालों ने मुख्यमंत्री के घर पर गुहार लगाई। किसी की मौत और किसी की जिंदगी ऊपर वाले के हाथ में है, और जो अन्याय करेगा उसको जो वो बच्चे करना है, मुझे न्याय चाहिए। मैं किसी के खिलाफ शिकायत करने के लिए बात कर रहा हूँ, इससे मेरा कुछ भला नहीं होना है। यूपी में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, तब से भ्रष्टाचार से मुक्ति के ढोल बज रहे हैं, लेकिन उनके प्रमुख सचिव पर रिश्वत के आरोपों ने दावों पर सवाल उठा दिए हैं। विपक्ष भला ऐसा अवसर क्यों चूकना चाहेगा? अब ये मुख्यमंत्री कार्यालय तक बात पहुंची है तो ये बड़ी बात होगी। हम समझते हैं और सीरियस इस पे काम करेंगे। अगर किसी ने शिकायत की है तो कम से कम उससे भी बड़ा कोई स्तर हो, उससे जांच होनी चाहिए। हम तो चाहेंगे कि जांच ऐसे किसी अधिकारी को देनी चाहिए और फिर अधिकारी की जांच करेगा। इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की दावा कर रही थी कि हमारा जीरो टॉलरेंस है करप्शन पर, इससे इनका पर्दाफाश हुआ है, नकाब उठ गया है। इन्हीं के लोग खूब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इससे आने वाले दिनों के अंदर
उत्तर प्रदेश और देश की जनता इनको बाहर का रास्ता दिखाएगी। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोपों ने यूपी सरकार को हिला कर रख दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य सचिव से इस पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की। इस मामले में सरकार ने मुख्य सचिव से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है, लेकिन जब तक इस पूरे मामले का खुलासा नहीं हो पाता तब तक सवाल और उंगलियां तो उठेंगी ही। नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। वैसे योगी आदित्यनाथ पर फिलहाल आरोपों की बाढ़ आ गई है। पहले तो वैसे ही आफत थी, वो तमाम उपचुनाव में एक के बाद एक शिकस्त मिलती चली गई। प्रमुख सचिव पर 25 लाख घूस लेने का आरोप लग गया। इधर अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे पर साधु संत ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर मंदिर कब बनाओगे। हिंदू महासभा के स्वामी चक्रपाणी ने तो ये कह दिया कि अगर मंदिर नहीं तो 2019 में अखिलेश यादव के साथ जाएंगे। अखिलेश के साथ फोटो खिंचवा ली। मंदिर एक बहाना है, सत्ता को हथियाना है। मंदिर एक बहाना है, सत्ता को हथियाना है। जय श्री राम। अयोध्या की सरयू के जल से उठी साधु संतों की आवाज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कानों में जरूर पड़ रही होगी। केंद्र की मोदी सरकार को 4 साल हो गए। योगी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार ने भी सालगिरह मना लिया, लेकिन मंदिर पर दोनों सरकारें एक कदम भी नहीं चली, जिसे लेकर अयोध्या में साधु संतों का धीरज डोलने लगा है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज तो धीरज खो ही बैठे। पहले तो उन्होंने धमकी दी कि अगर योगी आदित्यनाथ ने मंदिर के लिए कुछ नहीं किया तो वो बीजेपी का समर्थन नहीं करेंगे। इसके बाद वो समाजवादी पार्टी के खेमे में पहुंच गए। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हुई, बात हुई। चक्रपाणी महाराज को योगी से ज्यादा भरोसा अखिलेश यादव में नजर आया। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को 2014 में हमने समर्थन किया था और मोदी जी संघ सब ने समर्थन मांगा था, और इस मांगा था कुछ शर्तों पे, और हम लोग की शर्तें ये थी कि जब बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार हो जाएगी, इन्होंने कहा था कि पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाएगी तो गोरक्षा केंद्रीय कानून बनाएंगे और राम मंदिर के लिए संसद में अध्यादेश लाएंगे। इससे पहले बुधवार को अयोध्या के साधु संतों ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। योगी ने खुद वादा किया कि वो 25 जून को अयोध्या पहुंचेंगे। योगी से मिलकर जब साधु संत बाहर आए तो उनके दिल में हमेशा की तरह एक बार फिर मंदिर की उम्मीद बनती नजर आई। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि का निर्माण जल्द से जल्द होने वाला है। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया। जी हाँ, उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द मंदिर बनने वाला है। हम लोग नाराज नहीं है सरकार से। योगी आदित्यनाथ इन दिनों आफत के चक्रव्यूह में घिरे हुए हैं। गोरखपुर से लेकर नूरपुर तक के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को लगातार हार पर हार मिली है। ऐसे में अगर मंदिर मसला उनके आड़े आ गया, साधु संत उनके खिलाफ हो गए, तो ये कंगाली में आटा गीला वाला हाल होगा। अयोध्या में बनबीर सिंह के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। ये राम जी और राम मंदिर का नाम लेकर ही तो बीजेपी केंद्र में और राज्य में सत्ता में आई उत्तर प्रदेश में, लेकिन आज इसी राम जी और इसी राम मंदिर पर साधु संत घेर रहे हैं बीजेपी को। In 2019 election, the issue is development, 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 and we want the other our political parties and especially the so-called expected allies and alliance, कि please fight 2019 election on the agenda of the development. मैं आज बता दे रहा हूं कि अगर 2019 और 18 के बीच में मंदिर ये भाजपा वाले नहीं बनाएंगे तो इनकी सरकार कहीं से कुछ बनने वाली नहीं है। संपूर्ण विश्व के हिंदुओं से क्षमा मांगे, क्योंकि बीजेपी जो है हिंदुत्व के एजेंडे पर बीजेपी आई है। तो मैं चेतावनी भी दे रहा हूं कि 2019 में जो कह रहे हैं कि न हिंदुत्व रहेगा न मंदिर मुद्दा रहेगा, तो बीजेपी भी नहीं रहेगी। इधर संत राम मंदिर मांग रहे हैं, इधर अरविंद केजरीवाल पूर्ण राज्य का दर्जा चाहते हैं दिल्ली के लिए। इसीलिए उन्होंने विशेष सत्र भी सदन का इस बार बुलवाया, लेकिन खुद सदन से गायब रहे, खुद ही नहीं पहुंचे हैं। इन सब के बीच बीजेपी ने आज जन लोकपाल बिल के मुद्दे पर केजरीवाल के दफ्तर के बाहर धरना दिया। ये दिल्ली का सियासी तमाशा है।
दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विशेष सत्र बुलवाया है, तो वहीं बीजेपी विधायक केजरीवाल के दफ्तर के सामने धरने पर बैठ गए। पूर्ण राज्य की मांग कर रहे केजरीवाल से पूछा कि जिस जन लोकपाल बिल का नाम लेकर सत्ता में आए वो कब लागू होगा। भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोगों को बचाने की एक साजिश है जन लोकपाल बिल की हत्या करने की, और एक समय था कि भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने के लिए जन लोकपाल बिल लाने के नाम पर सत्ता में आए थे। कभी जन लोकपाल बिल के लिए केजरीवाल एंड टीम धरना देती थी, उसी जन लोकपाल बिल के लिए आज उनके ही दफ्तर के सामने बीजेपी के विधायकों ने धरना दे दिया। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली सरकार ने जन लोकपाल बिल की फाइल दबा दी है, जबकि उप मुख्यमंत्री ने ठीकरा केंद्र सरकार के सिर फोड़ दिया। दिल्ली सरकार ने 4 दिसंबर 2015 को जन लोकपाल पास किया था। 1.25 साल केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के बिल पे सोती रही, कुंडली मार के बैठी रही। 1.25 साल बाद जगी और सिर्फ एक मैसेज भिजवाया एलजी के थ्रू कि लेजिस्लेटिव विधानसभा की कॉम्पिटेंस में आता है कि नहीं आता, अभी इस पे चर्चा की जाए। बीजेपी विधायक जन लोकपाल बिल की मांग कर रहे हैं, तो दिल्ली सरकार दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग कर रही है। लेकिन मजाक तो यह है कि खुद विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर अरविंद केजरीवाल विधानसभा से गायब चल रहे हैं। दिल्ली विधानसभा में पूर्ण राज्य की मांग को लेकर जिस तरह से विशेष सत्र बुलाया गया है और उस मांग को जमीन तक लेकर के जाने की बात आम आदमी पार्टी बेशक कर रही है, मगर खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीते 3 दिनों से विधानसभा के इस विशेष सत्र से गायब हैं और उनकी इस गैर हाजिरी के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। दिल्ली में केजरीवाल सरकार और बीजेपी में सियासी जंग बहुत पुरानी है। दिल्ली सरकार ईर घाट रहती है तो बीजेपी बीर घाट। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग उठाई तो बीजेपी ने जन लोकपाल बिल का मामला उठा दिया। मणिदीप शर्मा, दिल्ली, आज तक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की मुलाकात पर पूरे विश्व की नजर है। कहा जा रहा है कि ट्रंप उतावले हुए चले जा रहे हैं इस मुलाकात के लिए, लेकिन हर कोई जानता है ये कोई मामूली मुलाकात नहीं है। 200 मुल्कों की नजर है इस मुलाकात पर। 2500 पत्रकार पहुंच रहे हैं सिंगापुर में इसे कवर करने के लिए। कुछ बड़ा होने वाला है। किम जोंग उन सन की है, उसका भेजा कब सनक जाए ये कोई नहीं जानता। डोनाल्ड ट्रंप जिद्दी हैं, उन्हें अपनी ताकत दिखाने का शौक है, दुनिया में दबदबा कायम रखने का जुनून है। दुनिया इस बात की गवाह है कि किम जोंग उन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कोल्ड वॉर तक छिड़ चुका है। दोनों नेता एक दूसरे को परमाणु हथियारों की धौंस दिखा चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप खुद को सर्वशक्तिमान साबित करने की कोशिश करते हैं, तो किम जोंग उन के दिमाग का कीड़ा कब कुल बुलाने लगे दुनिया ये भी जानती है। सिंगापुर में दोनों की मुलाकात जरूर फिक्स हो चुकी है, लेकिन जब तक ये मुलाकात हो न जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उत्तर कोरिया और अमेरिका में जितने मुंह उतनी बातें चल रही हैं। ट्रंप के देश अमेरिका में किम के खिलाफ दुष्प्रचार का आलम यह है कि उसे कंगाल साबित करने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि किम के पास सिंगापुर में होटल का बिल चुकाने तक के लिए पैसे नहीं हैं। तो उत्तर कोरिया भी अपने नेता की तरफदारी कर रहा है। क्या होगा जब किम जोंग उन और डोनाल्ड ट्रंप मिलेंगे? क्या होगा जब किम और ट्रंप का आमना सामना होगा? किम और ट्रंप मिलेंगे तो क्या बातचीत होगी? दुनिया के 200 मुल्कों को किम जोंग उन और डोनाल्ड ट्रंप की 12 जून को सिंगापुर में होने जा रही मुलाकात का शिद्दत से इंतजार है, क्योंकि अमेरिका और उत्तर कोरिया की दुश्मनी तब से है जब से कोरिया 2 टुकड़ों में बटा। लेकिन अब किम और ट्रंप की मुलाकात का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब किम जोंग उन और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात में 90 घंटे से भी कम समय का वक्त बचा है। सिंगापुर के सेंटोसा द्वीप के एक रिजॉर्ट में दोनों की मुलाकात होगी। दुनिया भर से 2500 जर्नलिस्ट इस मुलाकात को कवर करने जा रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि सिंगापुर के 63 आइलैंड में डोनाल्ड ट्रंप और किम ने मुलाकात के लिए सेंटोसा आइलैंड को ही क्यों चुना है। आखिर इसके पीछे कौन सा राज छुपा है?
आज हम स्पेशल रिपोर्ट में इसका पूरा खुलासा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि किम से मिलने के लिए ट्रंप उतावले हुए जा रहे हैं। किम से मिलने की बेताबी ट्रंप की बातों में झलक रही है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो सिंगापुर में किम से बातचीत के लिए पूरी तरह तैयार हैं और उत्तर कोरिया के तानाशाह के साथ सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए सिंगापुर नहीं जा रहे। ट्रंप ने यहां तक कहा कि ये केवल एक मीटिंग की डील नहीं है, ये मुलाकात शानदार होगी। I think I'm very well prepared. I don't think I have to prepare very much. It's about attitude. It's about willingness to get things done. But I think I've been preparing for the summit for a long time, as has the other side. I think they've been preparing for a long time also. So this isn't a question of preparation. It's a question of whether or not people want it to happen. And we'll know that very quickly. Well, it's going to be much more than a photo op. I think it's a process. I've told you that many times before. I think it's not a one-meeting deal. It would be wonderful if it were. You know, they've been doing this for a long time. There's been a lot of enemies out there, a lot of dislike, a lot of hatred between countries. तो सुना आपने ट्रंप क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इस मुलाकात के लिए वो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। उत्तर कोरिया ने अपने कई दुश्मन तैयार कर लिए हैं। कई देश किम जोंग उन को पसंद नहीं करते, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये भी कहते हैं कि ये मुलाकात सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु कार्यक्रम बंद कर दिए हैं। अगर किम जोंग उन ऐसा नहीं करते तो हम मुलाकात के लिए किसी भी कीमत पर राजी नहीं होते। I'd love to say it could happen in one deal. Maybe it can. They have to denuke. If they don't denuclearize, that will not be acceptable. We cannot take sanctions off. The sanctions are extraordinarily powerful. We cannot, and I could add a lot more, but I've chosen not to do that at this time, but that may happen. हम आपको बता दें कि 25 मई की शाम उत्तर कोरिया ने कुल 6 धमाकों के साथ प्योंगरी की परमाणु साइट को नष्ट कर दिया था। दक्षिण कोरिया, अमेरिका, चीन, रूस और ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देशों के पत्रकारों के कैमरों के सामने प्योंगरी की इस न्यूक्लियर साइट को तबाह किया गया था। किम की इस परमाणु साइट में 6 सुरंगें थीं, जिन्हें बारी बारी से उड़ाया गया। कहा जा रहा है कि किम और ट्रंप के बीच मुलाकात अच्छी हुई तो ये 2 दिन तक भी चल सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रंप ने कहा कि अगर सब कुछ अच्छा रहा तो किम को व्हाइट हाउस आने का न्योता भी दिया जा सकता है। If the summit does go well, will you be inviting North Korean leader Kim Jong-un to the United States? Well, the answer is yes to the second part of your question, but certainly if it goes well, and I think it would be well received. I think he would look at it very favorably, so I think that could happen. हम आपको बता दें कि दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे इन ने ट्रंप के सामने किम से मुलाकात की पेशकश रखी थी, जिसे ट्रंप ने मान लिया। अब देखना होगा कि सिंगापुर में ट्रंप और किम की मुलाकात आखिर रहती कैसी है। आज तक ब्यूरो। तो सिर्फ फोटो खिंचवाने वाली ये मुलाकात नहीं होगी। सब जानते हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कुछ बड़ा होगा। और रहस्य भी तो देखिए इसके इर्द गिर्द किस तरह से है। माना जा रहा है कि समुद्री डाकुओं के अड्डे पर दोनों मुलाकात करने वाले। क्या है इसका पूरा सच हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। लेकिन जिस सेंटोसा आइलैंड के होटल कपेले में दोनों मिल रहे हैं, उसका इतिहास भी नरसंहार का है। समुद्री डाकुओं के अड्डे पर मिलेंगे किम और ट्रंप। क्यों चुनी है किम और ट्रंप ने ऐसी जगह? क्या है सिंगापुर के सेंटोसा द्वीप का सच? सिंगापुर के सबसे खूबसूरत आइलैंड में से एक सेंटोसा आइलैंड पर किम जोंग उन और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होने जा रही है। इस बात की पुष्टि कहीं और से नहीं बल्कि व्हाइट हाउस से की गई है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव सारा सैंडर्स ने एक ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दुनिया को दी है। सेंटोसा सिंगापुर के 63 द्वीपों में से एक है। मुख्य आइलैंड से कुछ दूरी पर मौजूद सेंटोसा द्वीप 500 हेक्टेयर में फैला है। यहाँ कई लग्जरी रिजॉर्ट्स, प्राइवेट मरीना, वर्ल्ड कैसीनो और आलीशान गोल्फ क्लब हैं।
लेकिन इस द्वीप का एक काला इतिहास भी रहा है। द्वीप पर समुद्री डकैतों का कब्जा था। यहाँ खून खराबा होना रोज की बात थी और विश्व युद्ध के दौरान भी इस द्वीप का इस्तेमाल हुआ था। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिंगापुर को 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश ट्रेडिंग पोस्ट के तौर पर स्थापित किया गया था। ब्रिटिश शासन के पहले से सिंगापुर व्यापार का प्रमुख केंद्र था। यहाँ व्यापारियों का खूब आना जाना था। भारत और चीन के समुद्री रास्ते में पड़ने की वजह से ब्रिटिशर्स के लिए इस पोस्ट की बड़ी अहमियत थी। उस दौर में यहाँ समुद्री डाकुओं का भी आतंक था। बताया जाता है कि समुद्री डाकू यहाँ आने वाले माल को लूटते थे और नहीं मिलने पर मारकाट मचाते थे। और सेंटोसा द्वीप के जिस कपेला नाम के होटल में किम और ट्रंप मिलने वाले हैं, उस होटल के बारे में काफी कहानियां हैं। 1942 में सिंगापुर जापान के अधीन था। इसके बाद इसे सोयोनन नाम दिया गया। कुछ सालों में विरोधी तत्वों को खत्म करने के लिए जापान ने एक ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन में हजारों लोगों की जान गई। सेंटोसा के जिन तटों पर ये नरसंहार हुआ, यहीं कपेले होटल बनाया गया और इसी कपेले होटल में ट्रंप और किम मिलने वाले हैं। एक 112 कमरे वाला कपेले रिजॉर्ट करीब 30 एकड़ में फैला है। इसे ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया है। रिजॉर्ट के अंदर ब्रिटिश शासनकाल की कई इमारतों के दृश्य देखने को मिलते हैं। यहाँ के प्रीमियम गार्डन किंग रूम का एक रात का किराया करीब 33,500 रुपए है। वहीं प्राइवेट पूल के साथ 3 कमरों वाले कॉलोनियल मनोर का एक रात का किराया करीब 5 लाख रुपए है। व्हाइट हाउस के अधिकारी पहले ही आकर आयोजन स्थल का मुआयना कर चुके हैं। 15 जून तक पूरे रिजॉर्ट को बुक कर लिया गया है। इस दौरान कोई पर्यटक यहाँ नहीं जा सकता। सिंगापुर की साइलेंट की लोकेशन इसे सुरक्षित बनाती है। कोई आसानी से यहाँ नहीं पहुँच सकता। यही वजह है कि सेंटोसा द्वीप को इस मुलाकात के लिए चुना गया है। तो समझ गया, जितना खास है ये मुलाकात, उतनी खास जगह इस मुलाकात के लिए चुनी गई है। अब दोनों नेताओं के बीच बातचीत क्या होती है, ये 12 जून को ही पता चलेगा। वैसे किम ने ट्रंप की बात अपने परमाणु कार्यक्रम को रोककर पहले ही मान ली है। अब रिटर्न गिफ्ट देने की बारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की है। आज तक ब्यूरो। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन की मुलाकात विश्व में चर्चा का विषय है, तो दूसरी तरफ ज्वालामुखी जो विश्व में कई जगहों पर फट रहे हैं, सक्रिय हैं। ग्वाटेमाला में 100 साल बाद ये ज्वालामुखी फटने की वजह से 100 लोग राख हो गए। दूसरी तरफ हवाई में भी ज्वालामुखी फिर से सक्रिय है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। ग्वाटेमाला का फ्यूएगो ज्वालामुखी अब भी धधक रहा है। ज्वालामुखी विस्फोट से अब तक 109 लोगों की मौत। ग्वाटेमाला के 3,763 मीटर ऊंचे फ्यूएगो ज्वालामुखी में 3 जून को विस्फोट हुआ। 8 किलोमीटर के दायरे में भयानक तबाही मची। तो इसकी चपेट में पास के दर्जन भर गांव आ गए, लेकिन सबसे ज्यादा अल रेडियो, अलोतेनांगो और सैन मिगुएल गांव के लोग प्रभावित हुए। और बुरी खबर ये कि फ्यूएगो ज्वालामुखी अब भी सक्रिय है, मतलब अब भी इससे लावा और राख का गुबार निकल रहा है। आसमान धुआं धुआं हो रहा है। तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हैं। देखिए कैसे फ्यूएगो ज्वालामुखी से राख का गुबार निकल रहा है और ये गुबार आसपास के रिहायशी इलाकों को अपनी चपेट में ले रहा है। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं और इन हालातों में रेस्क्यू टीमों को लोगों की जान बचाने में भी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। हम आपको बता दें कि 3 जून को हुए विस्फोट के बाद मृतकों की संख्या अब 109 हो गई है। प्रभावित इलाकों में 10 और शव मिलने के बाद यह आंकड़ा बढ़ा है। अब तक 17 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 12,407 लोगों को बचाया गया है, जबकि 7,393 लोगों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। 4,137 लोग अस्थायी आश्रयों में रह रहे हैं, जबकि 197 लोग लापता हैं और 58 लोग घायल। Yo le doy gracias a mi padre que está en los cielos, porque estoy sufriendo mi canía.
pero todavía estoy viva. Lo estoy contando. Que no es bueno mirar eso. Cuando yo miré eso, cuando yo volteé a ver para atrás, seguía viniendo una orilla la calle para abajo. ग्वाटेमाला ही नहीं, हवाई का किलाउआ ज्वालामुखी भी लोगों की जान लेने पर आमादा है। 40 दिन हो गए, लेकिन हवाई के पाहुआ में वैकेशन लैंड और कापोहो बीच लॉट्स में अब भी लोगों का जीना दुश्वार है। यहाँ नर्क जैसे हालात हैं। 600 से ज्यादा मकान बर्बाद हो चुके हैं, तो यहाँ के बाशिंदे राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। देखिए कैसे गर्म लावा बह रहा है। ये ताजा तस्वीरें हैं जिसमें साफ नजर आ रहा है कि बहता लावा समंदर में मिल रहा है। जाहिर है इससे न सिर्फ समंदर का पानी जहरीला होगा, बल्कि समुद्री जीव जंतु भी मारे जाएंगे। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही, लेकिन आपको बता दें तमाम खबरों के लिए अपने मोबाइल पर हमारे ऐप को डाउनलोड करें, आजतक.in पर जाएं और YouTube पर न्यूज तक को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।